हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। जैसा कि आप सबको बच्चों पता है, वार्षिक परीक्षा में एड ग्रेड की पुस्तक से ही आपका जो है आएगा मैटर, ठीक है। और आपका जो ब्रिज कोर्स की बुक है लर्निंग आउटकम पे आधारित, उनका भी सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है। भाषा भारती, इंग्लिश रीडर या अन्य सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अपनी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है बच्चों। अन्य सब्जेक्ट के भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं आने वाले दिनों में। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट 1 से और पुस्तक के एंड तक का, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। यदि आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो बच्चों, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कर रहा है। विद्या की देवी किसे कहा गया है। तो विद्या की देवी कहा गया है माँ सरस्वती जी को। नव नव से कवि का क्या आशय है। तो नव नव से कवि का आशय है संसार के निर्माण। नव नव का मतलब है नई संसार का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काट उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलशु वेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो देखो, कवि कहता है कि हे माँ, तू हमारे अज्ञान से अंधकार को काटकर ज्ञान का प्रकाश भर दे, हमारे जीवन और संसार को प्रकाशित कर दे, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। इस वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जो है आपको छांट कर लिखना है। तो उपमेय हो जाएगा नवजात शिशु के चरण, उपमान हो जाएगा कमल, साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर और वाचक शब्द हो जाएगा के समान। नेक्स्ट है आपका, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो देखो, नभ, अंबर और गगन, ये पर्यायवाची शब्द हैं आकाश के। और नभ का मतलब हो जाएगा नभचर, विचरण कर रही है। अंबर, अंबर दिन में नीला दिखाई देता है। गगन मतलब हो जाएगा गगन में तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। ये आपके वाक्य प्रयोग हुए हैं। आप चाहें तो कुछ अन्य भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सरस्वती में अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगी। देखो, हम माँ सरस्वती से देश के लोगों के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता एवं स्वच्छंदता का वरदान मांगना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि माँ सरस्वती मानव हृदय में ज्ञान और कला रूपी प्रकाश का प्रवाह करें, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार के बंधन कट जाएं और हमारा जीवन उजाले से भर जाए, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपका क्या है, मूल्यांकन नंबर 1 कहा गया है, बरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो अब जैसा कि आप सबको पता है, माँ सरस्वती जी को। उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बरदे कविता में कवि प्रस्तुति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो देखो, कवि कहता है कि हे माँ, आकाश के समान यह समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पंछियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने को तैयार हैं। अतः नए आकाश में नए पक्षियों के समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे और साथ ही नए नए पंख भी दे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा पहला चैप्टर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट का नाम है आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है, दुविधा, ठीक है। नेक्स्ट है, खंदक खाइयों में कौन सा समास है। तो इसमें है द्वंद्व समास। मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। तो हमारे भीतर उत्पन्न भय, शंका और अधैर्य हमें आत्मविश्वासहीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो देखो, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी के बल को समझे बिना ही उसे जो है शक्तिशाली मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। भाव स्पष्ट करना है। तो देखो बच्चों, जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता, उस कार्य के प्रति हमारे मन में अडिग अटूट श्रद्धा है।
अतः किसी कार्य की सफलता उस कार्य के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा पर निर्भर करती है। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति के मन में उत्पन्न डर, संदेह और अधीरता भी व्यक्ति के मन के ऐसे डायनामाइट हैं जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। इस पाठ के आधार पर आपको किसी एक महान व्यक्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। आईसीएस की परीक्षा में जब उनसे पूछा गया कि चलते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनकर बता सकते हो, तो उन्होंने तुरंत पंखा बंद करते हुए कहा कि हाँ, आसानी से। यदि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वे गलत जवाब भी दे सकते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेक्स्ट है मूल्यांकन नंबर 2 इसी चैप्टर का। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखो, जो बाली के सामने आकर लड़ता उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्र गुण क्या था। देखो, सुभाष चंद्र बोस का चारित्र गुण था आत्मविश्वास, जो हम उनकी आईसीएस की परीक्षा की घटना से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है बच्चों, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा ही निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में दुख की ही बातें करते हैं, वे उन्नति की बातें सोचते ही नहीं, वे कूड़ा घरों के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड, पार्ट का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहा गया है। तो देखो बच्चों, मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो लता जी की सफलता का है उनकी इच्छा शक्ति ही उनका मूल मंत्र है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वो कैसा हो जाता है। तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह समाज प्राणहीन हो जाता है। संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत संजीवनी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। देश कब धन्य हो जाता है। तो जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो बच्चों, संगीत की महिमा अनंत है, जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद पाओगे। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ संगीत का काफ़ी महत्व रहा है। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि नए दीपकों को जला सकती है एवं वर्षा कर सकती है, जैसा कि तानसेन ने सम्राट अकबर के दरबार में किया था। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। आइए चलते हैं इसके मूल्यांकन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां विदेशों तक प्रसिद्ध हैं, उनकी स्मृति में वह संगीत अकादमी स्थापित की गई। समाज प्राणहीन कब हो जाता है। तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वो समाज भी प्राणहीन हो जाता है। अब इसके बाद आपको मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम तरह के गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनसे जुड़े हुए 10 वाक्य कम से कम आपको लिखना है। तो या तो आप लता मंगेशकर जी के बारे में लिख सकते हैं, तानसेन जी के बारे में लिख सकते हैं, कुमार गंधर्व के बारे में, अलाउद्दीन जी के बारे में लिख सकते हैं। एज यू विश, एज यू चॉइस, या फिर आप अपने शिक्षक से संपर्क करके इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पाठ का नाम है अपराजिता। ठीक है, यानी कि अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किससे प्रेरणा लेने को कहा है। देखो, वह व्यक्ति जो इलाहाबाद परीक्षा देने गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसको जो है उस पाठ से जो है प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द में बताइए। तो पाठ का नाम अपराजिता है, तो इससे अच्छा और कोई शब्द नहीं हो सकता। डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति को उदाहरण देखो, स्टीफन हॉकिंग है, मैरी बर्गीज हैं। इन दोनों का हम जो उदाहरण दे सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से सफलता पाई है, जो नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं पा सकता। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की के देवांगना क्यों कहा। देखो, ऐसी लड़की जिसका निचला धड़ शून्य हो
अपने कार्य स्वयं करती है, इसलिए लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी जननी किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा की मां को साहसी जननी कहा गया है, जिन्होंने पुत्री के साथ 25 वर्ष सहिष्णुता से कठिन साधना की। चिकित्सा ने खोया व विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय बताइए। तो डॉक्टर चंद्रा को अपंगता के कारण मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान दिया, यही इसका आशय है। डॉक्टर चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम जी थी, कैसी माँ थी, है ना, व्यक्तित्व के बारे में बताना है। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम एक अद्भुत साहित्य महिला थी। 25 वर्ष तक श्रीमती सुब्रमण्यम ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इन्होंने अपनी पुत्री को भी साहसी बनाया। मिसेस सुब्रमण्यम कहती हैं कि ईश्वर विपत्ति के रूप में हमारे सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, कहीं बंद करता है तो कहीं खोल भी देता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके मूल्यांकन पर। मूल्यांकन में कहा गया है आपसे, डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम किस गुण से प्रभावित हैं? तो डॉक्टर चंद्रा एक साहसी और सहनशील महिला है। वह गुण, डॉक्टर चंद्रा की माँ, इधर लिख लेना, है ना, वह गुण प्रभावी है, यह गुण प्रभावी है। डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं? तो देखो, उन्होंने अदम्य साहस के साथ माइक्रोबायोलॉजी में PhD की उपाधि धारण की, राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड भी प्राप्त किया। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार अलग थीं? तो देखो, वह अपंग होने के बावजूद स्वावलंबन में विश्वास रखती थीं, अर्थात अपना काम स्वयं करती थीं। बचपन से ही वे मेधावी छात्रा रहीं। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल कर कई स्वर्ण पदक जीते। अपंग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ का नाम है भक्ति के पद। पहला क्वेश्चन है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो ईश्वर को कहा गया है। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, इसमें क्या अर्थ है? तो प्रभु जी यदि तुम घने बादल हो तो मैं एकटक उसे निहारने वाला मोर हूँ। गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहा गया है। रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? तो रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। वे अपने पद में कहते हैं, प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो पद के अनुसार सुख की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं नहीं है। तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तुलसीदास जी ने अपने पद में जटायु पक्षी, मारीच, डाकू वाल्मीकि, है ना, अहल्या एवं धर्मी अधर्मी लोगों के उद्धारक की बात कही है। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने को जोड़ा है? तो रैदास ने भगवान से अपने संबंध स्थापित करने के लिए प्रभु को चंदन, खुद को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को चंद्रमा, स्वयं को चकोर, प्रभु दीपक, स्वयं को उसकी बाती, और प्रभु को मोती और स्वयं को उसमें प्रयोजन वाला धागा मानकर अपना संबंध उनसे जुड़ा है। अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंबुज कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल पुष्प। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़यो सवायो। इस पंक्ति में क्या अर्थ है? तो मीरा जी कहती हैं, राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से घटता नहीं है और ना ही उसे कोई चोरी कर सकता है। ठीक है। मेरो मन अनाथ कहाँ सुख पावे, इसमें इस पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पक्षी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यत्र सहारा ना पाकर फिर भी उसी जगह पर वापस आ जाता है। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राचीन काल में, जो पाठ का नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट जी, है ना। तो प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो राहु नाम के राक्षस को माना जाता था। भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसका नाम है योद्धा। पाठ में आए सूर्य ग्रहण का उल्लेख का स्थान पर दूसरा किसका उदाहरण समकक्ष भौगोलिक घटना हो सकता है? तो उसका आंसर है चंद्र ग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चलता है? तो बच्चों, महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदा जी ने 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। ठीक है। आर्यभट्ट का सही परिचय कब हुआ? तो आर्यभट्ट का सही परिचय तब हुआ जब 1864 में भाऊदा जी ने उनके द्वारा लिखी पोथियां प्रकाशित की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन किया? तो आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थिर तो तारामंडल है।
आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में बताना है आपको। तो देखो बच्चों, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सामने रखे। आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित ज्योतिषी के अध्ययन को अलग दिशा प्रदान की। उनकी प्रसिद्धि के कारण ही भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया। ठीक है। मूल्यांकन नंबर 6 में आपसे कहा गया, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देती हैं। तो देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए यह जो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखाई देते हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। ठीक है। कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10 12 पंक्तियां लिखिए। तो देखो बच्चों, दूरसंचार एवं दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत्रिम उपग्रहों को बहुत बड़ा महत्व है। मौसम संबंधी जानकारी हेतु, प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, वर्षा आदि की पूर्व जानकारी प्राप्त करने हेतु, दूर दराज के गांवों में दूरदर्शन के सिग्नलों का प्रसारण करने हेतु, मोबाइल और टेलीफोन सेवा के लिए, तापमान की जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए, फसल, खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, महासागरीय संपदा आदि के सर्वेक्षण हेतु। इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, देशभक्त है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला क्वेश्चन है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या क्या बात बताया करते थे। तो स्वास्थ्य के नियम के बारे में भी वो बताया करते थे। तन्मय में आपको संधि विकसित करना है, तो तत्मय प्लस बराबर तन्मय। बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल क्यों छोड़ा। तो देखो ना, चाईबासा के मिशन स्कूल में दास्ता का अनुभव होता था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। तो मुंडा जनजाति के लोग बिरसा लोगों की सेवा करने के साथ साथ अच्छे उपदेश भी देते थे, जिससे लोग उन्हें अवतार मानते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। तो लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए। बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखो, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचार से और शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय अत्याचार का वर्णन करें। देखो, मुंडा जाति को उनके जीवन से बेदखल कर दिया गया था, उनके पंचायत समाप्त कर दिए गए, उनकी जमीन पर जमींदारी और दलाल थोप दिए गए, उन्हें बेगार में घसीटा जाता तथा उनका शोषण होता था। आंदोलन के दौरान उन पर अंधाधुंध गोलियां दागी गईं, सैकड़ों की बंदी बनाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। चलते हैं इसके मूल्यांकन पर। तो कहा गया है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। तो यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो था 1857 में हुआ, जो उससे मुंडा समाज में दबी भावनाएं अब व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप से उभरने लगीं। बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखें। तो देखो, बिरसा मुंडा में बचपन से ही स्वतंत्रता की भावना थी। वे अंग्रेजों की लगातार खिलाफत करते रहे। वह एक साधारण और सहयोगी व्यक्ति थे। बिरसा मुंडा अपने आज्ञाकारी थे, अपने माता पिता का हाथ बटाते थे, मेहनती भी थे। उन्हें बंसी बजाने का शौक था, अर्थात वे संगीत में रुचि रखते थे। वह एक चिकित्सक होने के साथ साथ समाज सेवक भी थे। तो यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ क्रमांक 10। तो क्वेश्चन कहा गया है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। देखो, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। तो हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। तो शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करनी चाहिए। 5th क्वेश्चन है, शहीद हुए निहाल चंद बिश्नोई के बारे में क्या जानते हैं। तो हिरणों की रक्षा करते हुए निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली
ग्राम पंचायत या संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख नकद प्रदान करती है। पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन करें। तो देखो, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपना सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। सन 1996 अक्टूबर में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। आइए चलते हैं इसके मूल्यांकन पर। तो कहा गया है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करना ही है और हमें पेड़ लगाने चाहिए। बिश्नोई समाज की आन बान शान पहचान के पीछे कौन से नियम हैं। तो बिश्नोई समाज के 29 सरल नियम हैं। इन्होंने नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम बताया। भारत मध्य प्रदेश शासन और विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग हर वर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत या संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख प्रदान करता है। भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार भी देता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। पाठ का नाम है गिरधर की कुंडलियाँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो मीठे वचनों से हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं और खुद को भी खुश रख सकते हैं। कौवा और कोयल में किस पर अंतर किया गया है। तो कौवा और कोयल में वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। गुण के गाहक सरस नर पंक्ति में क्या आशा है। तो कवि कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करने वाले बहुत सारे हैं। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो कोयल की वाणी मधुर और सुरीली है, इसलिए कोयल की प्रशंसा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, कुंडली छंद की क्या विशेषता है। तो देखो, दोहा और रोला से मिलकर कुंडली छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण होता है तथा कुंडली जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द पर वह समाप्त होती है। धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो, धन पाकर अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन की स्थिति स्थायी नहीं है, उसकी गति चंचल है। जब धन नहीं होता तो व्यवहार ही काम में आता है। गिरधर की कुंडलियों को लोक व्यवहार में कितना उपयोगी है बताइए। देखो, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर और मीठे अच्छे लगते हैं। मीठे वचन सुनाए बने सब ही को जी कीजो। हमें अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देना चाहिए व आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। नेक्स्ट है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह बताया है। तो कवि ने दौलत का स्वभाव पता है, चंचल बताया है। गिरधर की कुंडली बीती ताही विसार दे के अनुसार हुए बीती सो बीती पंक्ति का स्पष्ट करें। तो हमें अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देना चाहिए व आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कवि गिरधर के लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो गिरधर की इन कुंडलियों में लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। इन्हें समझकर हम अपने जीवन को सहज और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मधुर वाणी बोलना चाहिए, बीती बातों को भुला देना चाहिए, धन प्राप्त होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए और गुणवान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे कहा गया है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमें संसार में कौन सा संदेश दिया है। तो हमने भारत को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। तो भारत को नहीं, हमारे भारत ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, यही लिखना है। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख है। कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। तो यह ना समझो कविता में कौन सा रस है। तो इसमें वीर रस निहित है। रस की परिभाषा और किन्हीं 4 रसों को उनके स्थायी भाव बताइए। तो देखो, किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद आता है वही रस है। तो नेक्स्ट है श्रृंगार रस, उसका भाव है यति। हास्य रस का हास, करुण का शोक और वीर का उत्साह। नेक्स्ट है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है। देखो, इसका आशय है कि भारतीयों ने अपनी वीरता नहीं खोई है। समय समय पर भारतीय वीरों ने अपनी शौर्य और साहस का शत्रुओं को परिचय दिया है। लहू देंगे पर देश की माटी नहीं देंगे, किसका आशय क्या है। तो हमारी दृष्टि दूसरों की सीमा पर कब्जा करने की कभी नहीं रही। हम खून दे सकते हैं परंतु अपने देश की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकते।
हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो क्या करना चाहिए। तो यदि किसी ने हमारी आज़ादी को ललकारा या फिर हमारी की राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा, अपनी कुदृष्टि से देश को आघात पहुंचाया, तो हमारे रणबांकुरे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे, उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से खदेड़ देंगे, देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे एवं देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मूल्यांकन नंबर 10 आपसे कहा गया है आगत शब्द किस प्रकार के शब्द है। तो आगत शब्द होते हैं जो हम अन्य भाषा से लेते हैं, विदेशी शब्द हैं, जैसे दखल एक उर्दू भाषा या अरबी भाषा का हो सकता है। हमारे मन में प्रलय की आग कब उठेगी। तो यदि हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया तो उस समय विनाश लीला की आग चारों तरफ फैल जाएगी। दिया है संदेश शांति का, लाचार सोई है तलवार, पद का आशय क्या है। तो देखो, भारत ने सदैव ही विश्व शांति का संदेश दिया है। शांति की स्थापना के लिए हमने हमेशा शांति का संदेश उपदेश दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम वीरता का त्याग कर देंगे, हम विषम परिस्थितियों में चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं है। नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो नव संवत्सर का अर्थ होता है नव वर्ष का प्रारंभ। इसे चैत्र शुल्क प्रतिपदा भी कहते हैं। बासंतीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष होता है। तो यह दूसरा चैप्टर है नव संवत्सर। ठीक है, बासंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी और शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा पर्व पर होता है। चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। तो गुड़ी पड़वा को चैती चांद पर्व के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाती है। विक्रम संवत पर कौन कौन सी तिथि से प्रसंग जुड़े हैं। तो देखो, गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान राम ने इसी दिन किष्किंधा के राजा बाली का वध किया और इसी दिन भगवान झूलेलाल की जयंती चैती चांद के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। चैत्र शुल्क प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है एवं चैत्र माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से प्रारंभ होता है, क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में विक्रम संवत का आरंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है, इसे चैत्रादि कहते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिक शुल्क पक्ष से प्रारंभ होता है, इसे कार्तिक आदि कहते हैं। नव संवत्सर विषय में 8 से 10 भाग का आपको लिखना है। तो देखो, चैत्र शुल्क प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इस तिथि से और कई लोक परंपराएं, पौराणिक कथाएं और विश्वास जुड़े हैं, इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का रूप लिया। प्राचीन ग्रंथों में नव संवत्सर चक्र का वर्णन 12 हरे 300 संधियों, 6 नैमियों और 3 नौवियों के रूप में किया गया है। मूल्यांकन नंबर 11 में कहा गया है नैतिक शब्द का संधि विकसित करना है अलग अलग। तो नीति प्लस 1, नवरात्रि साल में कितनी बार और कब कब मनाई जाती है। तो नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है। चैत्र शुल्क प्रतिपदा से नवमी रामनवमी तक बासंतीय नवरात्रि, पितृमुक्ष अमावस्या से दशहरा तक शारदीय नवरात्रि। नव संवत्सर से संबंधित 5 प्रश्न, उनका अर्थ उत्तर लिखना है। तो नव संवत्सर का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है नया वर्ष। विक्रम संवत किससे प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया। चैती चांद पर्व किनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो भगवान झूलेलाल। वर्ष में सामान्यतः कितनी बार रामनवमी मनाते हैं, 2 बार। नव संवत्सर कब से कब तक प्रारंभ होता है। तो चैत्र शुल्क प्रतिपदा से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है पथिक से। तो ठीक है, तो पथिक से कविता में पथिक शब्द से क्या आशा है। तो पथिक शब्द से आशा है जीवन पथ का राही। मानो झूम रहे हो तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इसका आंसर है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो इसमें आता है। सेना शब्द से कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर बनता है। तो सेना प्लस 1 सैनिक। पथिक कविता में कवि क्या चाहता है। तो पथिक से कविता में कवि पथिक से चाहता है कि जीवन की बाधाओं का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते रहो, अग्रसर रहो। नेक्स्ट है कविता के आधार पर भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही हैं। कवि कहते हैं कि युद्ध की देवी को माला पहनाने में कुछ मस्तकों की कमी पड़ जाए, अर्थात वीरों की संख्या में कमी हो तो हंसते हंसते प्राणों की आहुति देना चाहिए। पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस कविता में हमें जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए परामर्श दिया गया है कि सब बाधाओं का सामना साहस और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जीवन पथ पर चलते हुए क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। देखो, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को निम्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
निराशा में डूबे व्यक्ति का अकेलापन, उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा, अपनी क्षमताओं पर जो है हमें अविश्वास होता है, लेकिन इन बाधाओं के सामने पथिक को साहसपूर्ण और विवेकपूर्ण होते हुए अपने अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। मूल्यांकन नंबर 12 में कहा गया है विफलता मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो विफलता मिलने पर हमें अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। किस परिस्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। तो विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में, अर्थात मनुष्य जब सब प्रकार से विफल हो जाता है और जब अपने भी पराये बन जाते हैं, तब मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में पाता है। नेक्स्ट, यदि मैं सैनिक बन जाऊं, तो इसमें आप निबंध या कविता लिखें। तो कविता है एक कि यदि मैं सैनिक बन जाता हूं। अगर आप इसको शिक्षक मार्गदर्शन में या फिर इंटरनेट की सहायता से खोज कर लिख सकते हैं, यदि मैं सैनिक बन जाऊं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है वसीयतनामे का रहस्य। पहला क्वेश्चन है पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का क्या आशय है। तो पाठ में जिस पात्र ने यह कथन कहा महाराज उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होंगी, इसलिए ऐसा बोला गया। पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो चौथे भाई ने सोचा कि यही अच्छा अवसर है धनवान बनने का, इसलिए वह सहमत हो गया। जायदाद के 3 हिस्से और हिस्सेदार 4, कौन सा इसमें वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य जो है इसमें है। वसीयतनामे में वृद्ध ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो वसीयतनामे में लिखा कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिए जाएं और जो भी इस बात का फैसला करे उसकी मेरी बेटी का विवाह उससे कर दिया जाए। नेक्स्ट है वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा निर्णय लिए से आप सहमत हैं। तो वसीयतनामे का पाठ रहस्य पाठ में हम राजा के द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत हैं, क्योंकि वसीयत में 3 भाइयों के लिए हिस्सा था, एक को या तो छोड़ना पड़ता लेकिन कोई छोड़ने के लिए राजी नहीं था। इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से कौन सा भाई लालची था। तो पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई लालची था। उसका मत था कि यदि वह बाकियों को कत्ल कर दे सारी जायदाद मिल जाएगी और राजा की सुंदर बहन से विवाह भी हो जाएगा। अब आपको इस पाठ जो कहानी है उसका सारांश आपको बताना है, तो नीचे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से लिख लें। इस कहानी में गांव के एक वृद्ध किसान की न्यायप्रिय, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि से परिचित कराया गया है। गांव के बड़े से बड़े विवादों को वो इस प्रकार सुलझाता कि दोनों पक्ष प्रसन्न हो जाती। 4 पुत्र थे, अपनी वसीयत में लिख गया था कि अपनी वसीयत में 3 पुत्रों को मिलना चाहिए और इस बात का जो उसका निर्णय करता उसकी बेटी से उनका विवाह हो जाना चाहिए। राजा साहब ने इस बात का निर्णय कर दिया था, इसलिए उनका विवाह उनकी बेटी से हो गया वृद्ध की। मूल्यांकन नंबर 13 में कहा गया है वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो वृद्ध व्यक्ति को राजमहल में मिली अटपटे उत्तरों का अर्थ जानने की इच्छा थी। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो राजा ने अलग अलग ले जाकर कहा कि तलवार लो, अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे पूरी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, और अपनी बहन से उसका विवाह का प्रस्ताव भी रखा। आपको इसमें अलग अलग पात्र हैं, उनके आपको विचार लिखना है उनके बारे में। तो वृद्ध किसान है, तो किसान न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं दूरदर्शिता था और निष्पक्ष फैसला करता था। राजा जी जो हैं महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे एवं बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत रखते थे। चौथा भाई कपटी, लालची और धोखेबाज था, जो जायदाद की लालच में अपने सगे भाइयों की हत्या करने के लिए राजी हो गया। नेक्स्ट है आपका पाठ है सलीम अली। ठीक है, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं। पहला क्वेश्चन है नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में क्यों पहचाना जाता है। तो नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में हम इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। वेतन लेकर काम करने वाला वैतनिक कहलाता है। सलीम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो ऐसा समझा जाता था कि फिन बया पक्षी 100 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया, इसलिए सलीम अली ने खोज निकाला। सलीम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से क्यों मिलवाया। सलीम अली के चाचा ने मिलार्ड से उनको इसलिए मिलवाया क्योंकि जिससे भी उस घायल पक्षी के बारे में जान सके। ठीक है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो पक्षी का नाम, रंग, आकृति, आकार, रूप, भोजन, आदतें और उनके प्रजनन का समय। आपको सबसे अच्छा पक्षी कौन लगता है, क्यों। तो कोई भी अच्छा पक्षी लगने का कारण होता है उसका रंग, रूप एवं आदतें। जैसे तोता अच्छा लगता है क्योंकि उसका रंग हरा, चोंच लाल और वह इंसानों की बोली भी निकाल लेता है। सलीम अली इसलिए पूरे संसार में विख्यात हैं, कोई योगदान उनके बताना है। तो सलीम अली असाधारण पक्षी प्रेमी थे। बया पक्षी के अध्ययन के परिणाम के प्रकाशन में उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिन बया पक्षी की खोज उनकी महत्वपूर्ण देन है।
उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड लिखी, इसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ सुंदर चित्र भी शामिल हैं। सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार भी मिले। ठीक है, आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूल्यांकन पर। नेक्स्ट है, सलीम अली को भारतीय कौन सी पुस्तक लिखी? तो बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान क्यों मुश्किल हो गई? तो सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान इसलिए मुश्किल हो गई थी, गौरैया जैसा तो दिख रहा था पर उसके गले पर पीला धब्बा था। आपको आसपास 8 से 10 वाक्य लिखना है किसी एक पक्षी के ऊपर। तो देखो, मोर के ऊपर लिखे हुए हैं, मोर एक सर्वाहारी है ना, ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, वजन ज़्यादा है, राष्ट्र पक्षी है ना, सुसज्जित होता है अनेक रंगों से, रंग बिरंगा है, अनाज कीड़े फलादि खाता है, उस मोर को पालना पकड़ना कानूनी अपराध है, और वर्षा ऋतु में तेज बोलते हैं एवं नाचते हैं। मोर एक बहुत सुंदर पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट सेकंड लास्ट है, गीता का मर्म। तो देखो, कहा गया है गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ड ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? पंडित गोवर्ड एक पंडित थे, राजपाट का लालच उनके आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया? यद्यपि राजा की समझ में आ गया था कि राजपाट न देने के लोभ में उनके व्यवहार में बदलाव आया। धनुर्विद्या अर्जुन की सीखने का क्या उद्देश्य था? तो अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य था दुष्टों का दमन, न्याय की रक्षा, नारी का सम्मान, रक्षा, निर्बल को सबल बनाना। राजा आनंदपाल गोवर्ण का हतोत्साहित करने के लिए क्या कहा? तो राजा आनंदपाल ने गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए गीता का अर्थ समझने के बाद भी इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा? तो देखो, पंडित गोवर्ण ने आधे राज्य की लालच के कारण इस प्रपंच में न पढ़ने एवं राजा स्वार्थवश गोवर्ण को ऐसा अपमान न करते, इस तरह जो है गीता का मर्म नहीं समझा। विद्वानों और पंडितों द्वारा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो विद्वान राजा को गीता का महत्व समझाते, श्लोकों की विवेचना करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते। गीता का मर्म के अनुसार गीता का वास्तविक क्या है ज्ञान? तो देखो, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। शिक्षा मात्र धनुर्पार्जन या तथा यश प्राप्ति के साधन नहीं, बल्कि इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। शिक्षा को यदि हम अपने चरित्र में भी ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। इसमें लेखक ने हमें लोभ और लालच से बचने का संदेश भी दिया है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन नंबर 15। अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुए? तो देखो, अर्जुन प्रसंग सुनने के बाद राजा के मन में हलचल उत्पन्न हुई तथा उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण है। नेक्स्ट है, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखो, गोवर्ण ने गीता का अर्थ व्याख्या सहित समझाया, यद्यपि राजा की समझ में आ गया, किंतु आधा राज्य न देने के लोभ की लागत में मन में समा गया, उन्होंने समझने से इनकार कर दिया। इस तरह दोनों में विवाद हो गया और यथार्थ में गुरु महायोगी विशाख दत्त के समझाने पर दोनों को गीता का मर्म समझ में आ गया और लोभ लालच से दूर हो गए। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, कहा गया है महान विभूति डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय से संबंधित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो उनकी माँ का जो संघर्ष है वह उल्लेखनीय है। विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करती है, वाक्य निर्माण करें। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विधिवेत्ता के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया? तो डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए सर की उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की? तो वे सोचते थे कि शिक्षा और विकास से वंचित इस धरा के साथ साथ देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त में पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यदि सहायक आयुक्त के पद से इस्तीफा न देते तो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते, उन्होंने जो अपने जीवन में पाया वह भी नहीं मिल सकता था। महान विभूति डॉक्टर हरि सिंह गौर की जीवनी पर किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा में उनकी शिक्षा के प्रति योगदान, उनका व्यक्तिगत जीवन, स्वरूप, उनकी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता को सम्मिलित किया गया है।
डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में बहुत सेवाएं की, उदाहरण बताइए। देखो बच्चों, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा जगत में अविस्मरणीय सेवाएं की। वे देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा को सर्वोत्तम साधन मानते थे। सागर विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा के प्रति अनुराग भाव का अनुपम उदाहरण है। डॉक्टर गौर एक कुशल और सफल अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रीवी काउंसिल कई मुकदमे लड़े। नेक्स्ट है बच्चों, मूल्यांकन नंबर 16, लास्ट है आपका पेज, है ना, एड ग्रेड का हिंदी सब्जेक्ट का। इसके बाद मैं अन्य सब्जेक्ट का भी लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण था उनकी अभूतपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति। डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही इसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि, विधि, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा का केंद्र बनाना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालें। तो डॉक्टर गौर की माता ने बड़े संघर्ष के साथ इनका पालन किया। अपने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर, बाद में नागपुर में पूरी की। जबलपुर के हिलसप कॉलेज से ऑनर्स किया और उसके बाद इंग्लैंड स्थित डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस तरह से आपकी कंप्लीट बुक हिंदी सब्जेक्ट की हुई। वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।